जो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट रिवीजन था, उसमें मैंने क्या किया था कि एक वर्ड बाय वर्ड मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था। मैंने टाइम दिया था फर्स्ट रिवीजन को, एंड जो सॉल्यूशन था उसको भी मैंने देखा था। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ा एंड देन सॉल्यूशन को ढक के मैं स्टार्ट कर दिया था। एमसीक्यू में क्या किया था कि जितनी भी बुकलेट्स थी जो इंस्टीट्यूट रिलीज किया था, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज थे, वो सारा मैंने कवर किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि एमसीक्यूज में समवेयर अराउंड 90% वो मेरा सही निकला था। कि मैंने पेपर देखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी, यार ये सारा क्वेश्चन तो आता है। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग, वो धीरे धीरे आउट होने लग गया था। हम ये डिसाइड किए कि अब मेरे को कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स फेच करके देगा। तो मैंने काटा कुछ भी नहीं था आंसर शीट में, मैंने लिखते गया। तो 5-10 मिनट जो बाकी था उस ड्यूरेशन में मैंने ये देखा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को ज्यादा मार्क्स देगा। उस हिसाब से मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको काटा, बाकी रख दिया। तो फाइनली पेपर कंप्लीट हो गया मेरा एंड टुडे आई एम अ सीएम। Ladies and gentlemen, boys and girls, please join your hands together and welcome CMA Abhishek Datta. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. Yes, Abhishek. Good evening. Good evening, sir. Yeah. दिखाई नहीं दे रहा आप, एक मिनट, आपका कैमरा ऑन है क्या? हाँ जी अभिषेक। तो थैंक यू अभिषेक फॉर grabbing this opportunity and I'm always available for them, sir. coming forward for the students. And now I leave it on you, मतलब कि आप अपने क्या एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करना चाहोगे। आई होप आप इतना देर से सुन ही रहे थे कि हम क्या इनको बताना चाह रहे हैं। जी। और ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वे भी जून 25 में एग्जाम देंगे, और ये अभी हमारे साथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो अब आप अपने जो भी रेलिवेंट शेयरिंग्स हैं वो इनको बताएं, जिससे कि क्यों बताना जरूरी है वो एक मैं बता देता हूँ। क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मान लीजिए जैसे मम्मी पापा जो चीज़ बार बार बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, तो सर बोलते हैं तो समझ में आता है, अरे हाँ मम्मी भी तो ही बोल रहे, पापा भी तो ही बोलते हैं। उसी तरीके से जो पढ़ने का बात है, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मेरी बात समझ में नहीं आती बहुत बार लोगों को, अरे सर तो बोलती रहेगी। लेकिन कई बार वो चीज आपसे जब सुन लेंगे, अपने साथी से सुन लेंगे, तो उनको लगा अरे बेटा ये भी बात बोल दिया, तब तो सही है, करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप अपने हमारे साथ जो जुड़े हुए थे उससे, या अपने एग्जाम के कुछ ऐसे क्रिटिकल एक्सपीरियंसेस जो कि नॉर्मली आप के ऊपर बीता तो ही आप जानते हो, और उससे आप कैसे ओवरकम किए, वो आप शेयर करें। स्टार्ट। थैंक यू सर। प्रैक्टिकल पोर्शन में जो मैंने किया था कि पहले तो उस चीज़ को मैंने लाइक कोर्स को पूरा कंप्लीट किया था। सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं मतलब हम नहीं किए थे। एंड नेक्स्ट थिंग इज जो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट रिवीजन था, उसमें मैंने क्या किया था कि एक वर्ड बाय वर्ड मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था। मैंने टाइम दिया था फर्स्ट रिवीजन को, एंड जो सॉल्यूशन था उसको भी मैंने देखा था। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ा एंड देन सॉल्यूशन को ढक के मैं स्टार्ट कर दिया था। मैं क्वेश्चन पढ़ा एंड देन मैंने उस सॉल्यूशन को फिर से देखा, एंड आफ्टर दैट मैंने फिर क्वेश्चन पढ़ के वो मैंने सॉल्यूशन किया था। और कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं क्या कर रहा था, एक पेंसिल से बगल में लिख दे रहा था कि इस रीजन से यहाँ पे ये चीज हो रहा है। वेरी और नाइस, बहुत कुछ अच्छा। भी अगर प्रॉब्लम। मेरा जी एक सर। क्वेश्चन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब ये काम करने में एक क्वेश्चन में टाइम तो बहुत लगेगा। सर टाइम तो लग रहा था डेफिनेटली। तो अभी हम दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट बोलता है इतना तारीख तक इतना चैप्टर पढ़ के आना ही है। अगर नहीं जी पढ़ेंगे तो हम टेस्ट नहीं दे पाएंगे। जी तो हम ये काम कैसे करें, आप बताइए। सर, उस केस में क्या होगा कि अगर मॉक टेस्ट आप एकदम
मतलब जैसे अगर मॉक टेस्ट दे रहा हूँ एंड अगर मेरा थोड़ा सा भी रिवीजन किया हुआ है, तो उस केस में मैं यही देखूंगा कि जो जो क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो उसको और किस वे से और बेटर तरीके से मैं परफॉर्म कर सकूं, ताकि मेरा जो मार्क्स जो मैं फेच करूंगा वो ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट हो मेरे को। तो उसके लिए यही बेटर होगा कि जो पहला रिवीजन था उससे सेकंड रिवीजन को कंपेयर करना, एंड देन वी कैन गो ऑन इन दैट वे। हाँ नहीं, फिर से क्वेश्चन डिविएट हो गया, आंसर डिविएट हो गया। जैसे आपने बोला मैं पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ता था, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा करता था, जी और फिर सर। मैं ट्रिक को मार्क करता था। तो इससे एक क्वेश्चन में मैंने 2 बार समय दिया। तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये चीज मेरे को मॉक टेस्ट में करना है, तो इससे एक एक सब में तो डबल डबल टाइम लगेगा, तो जी मेरा वो सर। मॉक टेस्ट का टारगेट खत्म नहीं होगा। तो मैं कैसे करूँ, इस अप्रोच को अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं? सर अगर आई गेस अप्रोच थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आई नो टाइम कम रहेगा, बट अगर ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके अगर करते हैं, तो जो रिटेंशन चीज़ रहता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा वेरी अच्छा रहता है। वेरी नाइस। तो ये परफेक्ट आंसर आया बच्चों के लिए कि अगर वो कोशिश करे तो ये प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो सकता है। जी सर। और एटलीस्ट अगेन मैं फिर से आपके लिए थोड़ा सा आपके हिसाब से इन लोग के लिए ऐड कर देता हूँ। 80% इज द न्यू 100%। तो आप ये कोशिश करो कि सबका नहीं कर पाए तो 80% क्वेश्चन का कर पा रहे हो क्या, है ना? मेजर मेजर क्वेश्चंस का कर पा रहे हो क्या? आपके भी तो पढ़ते पढ़ते अनुभव में आ चुका है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इसको कर लेते हैं, राइट? तो रैंडम 80% चूज करके भी कर सकते हो, बट कोशिश करना चाहिए। ठीक है। ओके, अब ये एक पॉइंट एकदम क्लियर आया अभी। अब सेकंड कुछ बताओ, थ्योरी के लिए आप क्या सर बता रहे थे? नेक्स्ट थ्योरी के लिए जो बुकिश लैंग्वेज है, तो आप एक जो मैं करता था वो चीज़ था कि मैं पहले तो पढ़ता था, जो भी फैकल्टी से क्लासेस है जो भी है, पहले लेक्चर सुनना, उसके बाद वो वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ना एंड देन अपने वर्डिंग्स में उसको लिखना है। जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज अभिषेक, तो उसको मैं हिंदी में लिख दूंगा कि मेरा नाम अभिषेक है। तो उसको क्या है कि मेरा रिटेंशन जो रहता है ना वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, एंड वो मेरे को एग्जाम में लिखने में भी काफ़ी हेल्प किया है। और उसको शॉर्ट में मैं लिख देता था, कोई भी पैराग्राफ होता था एक शॉर्ट में, कुछ भी लाइक टॉम बॉय कुछ भी एक वर्ड बना लो, बना ले मतलब मैं बना लेता था। एंड तो उससे मेरे को क्या होता था कि एग्जाम में वो रिटेन करने में मेरे को हेल्प करता था, कि पूरा मेरे को याद नहीं करना है, बस उतना याद रखूंगा तो वो बाकी पूरा आंसर मेरे से निकल जाएगा वहीं पे। परफेक्ट। और उसका आपने सैंपल भी दिखाया कि कैसे हर पैराग्राफ के बगल में अपने लिखा हुआ है। और सर मैं ठीक है। उसको हाईलाइट करता था ताकि वो मतलब और ज्यादा आंखों को अट्रैक्ट करे, थोड़ा अच्छा दिखे। ब्लैक एंड व्हाइट में मजा नहीं आता था सर। वेरी नाइस, अब एकदम परफेक्ट जा रहा है। अब ये बच्चे को क्या होगा ना, अब आपका जो फॉर्मेट चेंज हो गया ना, तो उससे दिमाग खुल जाता है। वुड यू एग्री? आप लोगों को भी लग रहा है? पहली बार सेम बात बोला, बट उसी यस बात सर। को इसमें बोलते हैं राइटिंग पैटर्न चेंज करना है। वैसे कम्युनिकेशन पैटर्न भी चेंज करना पड़ता है। जब आप इस तरह से बोलते हो तो बात पकड़ में आने लगती है। पहला वाला बात में क्या लग रहा था पता है अभिषेक? लग रहा था पापा आ गए फिर ज्ञान दे रहे हैं, ये करेगा तो मरेगा, फिलोसफी ये सर। करेगा तो मरेगा। अब लग रहा है भाई बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस आया। थैंक यू सो मच सर ये आइडिया देने के लिए। राइट। तो थ्योरी का ये जो मैं इसका वर्ड को बोलता हूँ, ये जो किए हैं इसको बोलते हैं हम साइड नोट्स। साइड नोट्स, साइड में नोट्स लिखते हैं। इवन प्रैक्टिकल का भी जब आप कोई सम्स का स्टेप्स पढ़ते हो ना, तो स्टेप्स का भी साइड नोट्स होता है। तो ट्राई टू राइट दैट एज मच एज पॉसिबल। वेरी गुड। और तीसरा आप क्या बता रहे थे, बताइए। एंड सर और एक चीज हुआ था जो मेरे साथ एग्जाम में हुआ था, कि मैंने पेपर देखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे ये सारा क्वेश्चन तो आता है, प्रैक्टिकल थ्योरी अटेम्प्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड राइटिंग, वो धीरे धीरे आउट होने लग गया था। और एक टाइम पे आया कि अब तो गया पेपर, अब कुछ नहीं हो सकता, अब भाई उठ ले और निकल ले यहाँ से। तो हम्म। बट वहां पे क्या था कि
मेरे को डिसाइड करना था कि मेरे पास 1.5 आवर बाकी था। तो मेरे हम्म हम ये डिसाइड किए कि अब मेरे को कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स फेच करके देगा। तो हम्म जितना जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टोटल मान लीजिए 5 क्वेश्चंस जैसे वहां पे अपीयर करने थे, तो मैंने 4 क्वेश्चंस अपीयर करा, एक दो क्वेश्चंस जो बाकी थे मेरे को उसमें से एनालाइज करना था कि कौन सा क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा मार्क्स फेच करके देंगे। तो मैंने काटा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन आंसर शीट में, मैंने लिखते गया। जो बाकी क्वेश्चंस था ना मैं वो लिखते जा रहा था। हम्म और एट द एंड ऑफ द टाइम जो 5 to 10 मिनट्स बाकी था, बिकॉज एकदम एंड मोमेंट में काटता तो वो एग्जामिनर मतलब जो इन्विजिलेटर थे वो कॉपी ले लेते। तो 5-10 मिनट जो बाकी था उस ड्यूरेशन में मैंने ये देखा कि कौन सा क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एनालाइज कर पाता कि कौन सा मार्क्स मतलब कौन सा क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स देगा मेरे को। तो उस हिसाब से मैंने जो एक्स्ट्रा था उसको काटा, बाकी रख दिया, तो फाइनली पेपर कंप्लीट हो गया मेरा एंड टुडे आई एम अ सीएम। नहीं, तो बेसिकली आपने क्या किया कि मतलब ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आप ये बोल रहे हैं? जी सर। तो उसके लिए मतलब टाइम मिला जैसे आपको? जैसे सर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 4-5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, मैं पैनिक कर गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि इसको कैसे लिखना है, वो नहीं आ रहा था माइंड में। तो और एक दो क्वेश्चंस था कि एवरेज आता था, बट मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करे नहीं करे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये सही लगा कि हम जितना बाकी क्वेश्चंस जो मेरे को आता है अपार्ट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस विच आई हैव रिटन, मैं उसको लिख दूं, बिकॉज मेरे पास टाइम था अराउंड 1 hour 20-25 मिनट्स मेरे पास स्टिल बचा हुआ था। हम्म तो मैं क्या किया उसको लिख दिया। एंड लास्ट के जो कुछ मिनट्स बाकी थे उसमें हम्म मैंने उन क्वेश्चंस को काट दिया जिसमें मेरे को लग रहा था कि ये मेरे को कम मार्क्स देंगे या फिर ये गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने ओके, उसको काट दिया और बाकी मैंने रहने दिया उस पे। परफेक्ट। तो अब अभी आपकी बात समझ में आई कि बेसिकली अगर कोई ऐसा सिचुएशन में हम फंस जाते हैं जहां पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मेरे को कौन सा नहीं करना है या कौन सा करना है, जी सर। तो हमने, और हमारे पास टाइम भी है, एक सबसे जी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्जैक्टली। हमारे पास हाथ में टाइम भी है, तो हम एक बार सारे ही करने लग गए और लास्ट में डिसाइड कर लिया कि कौन सा बेकार है, उसको काट देंगे। अच्छा, एग्जैक्टली एक सर। एक चीज ये ध्यान रखना है इसमें कि ऐसा नहीं हो कि आप काटना भूल गए, तब तो फिर क्या होगा, हाँ। वो फर्स्ट वो 5 जो है वो इवेलुएट होगा, लास्ट वाला एग्जैक्टली सर। इंस्टीट्यूट कैंसिल कर दे। तो आपको वो एक स्ट्रेटजी अच्छा आपने बताया कि अगर कभी कंफ्यूजन ही हो रहा है और टाइम भी है, तो भाई साहब सब कर लो, क्या दिक्कत है, लास्ट में जो थोड़ा कमजोर लग रहा है उसको काट देना, कर सकते हैं। बट एक इसका एक ही एप्लीकेशन का कंडीशन है कि हाथ में टाइम होना चाहिए। जी सर। हम्म, और कुछ बताओ। और सर एमसीक्यू तो मैं जस्ट सजेस्ट करूंगा इसमें कि आप लोग प्लीज एमसीक्यू मत नहीं नहीं, छोड़ना। आप मत। मतलब मैं क्या किया था कि थैंक यू सर। मैं क्या एमसीक्यू में क्या किया था कि जितनी भी बुकलेट्स थी जो इंस्टीट्यूट रिलीज किया था, हम्म, इंस्टीट्यूट रिलीज किया था पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज थे, प्लस स्टडी मैट में जो भी एमसीक्यूज मिला हुआ था, जो भी फैकल्टीज का मैट था, वो सारा मैंने कवर किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में जितना मुझे समझ आया कि एमसीक्यूज में समवेयर अराउंड 90% वो मेरा सही निकला था। बिकॉज वो देन एंड देयर आपको पता चल जाता है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये एमसीक्यू की पढ़ाई हम लोग लास्ट में करें कि शुरू से करें? सर ऐसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज जब आप 100% कवर कर रहे हो तो वो भी कवर होने लगता है एमसीक्यू। तो वो लास्ट कुछ दिनों में अगर देख ले तो वो माइंड में बैठ जाता है। वेरी नाइस। ऑल राइट। तो अभिषेक ने जो जो बताया बहुत अच्छा था। और कुछ आप एसजीसी के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहते हो अपना? पर एसजेसी तो क्या ही बताए, एकदम मस्त है। कुछ तो बता दीजिए, इनको लगे कि वो हाँ तो भाई अच्छा हुआ सही सर हम है। अभी ज्वाइन किए तो कम से कम इसका आइडिया मेरे को मिला। इन फ्यूचर कभी टीचर बन गए तो काम आएगा सर। टीचर नहीं, इन फ्यूचर आप जॉब भी करेंगे या कोई भी काम करेंगे, जी तो सर। प्रॉब्लम क्या है ना, हम इंडियंस लोग का एक प्रॉब्लम है, हम लोग ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है।
हाँ 100% सर। तो हम लोग को ना ज्ञान देने में मजा आता है, काम करने बोल दो तो फुसफुस हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, हम भी सीखे तभी हम आपको बता पाए हैं। मेरे को भी किसी ने सिखाया ये चीज कि भाई ज्ञान मत दे, तुम ये बता कि तेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या। ठीक है, जैसे ही आप यूं बताते हो ना तो यू बिकम अ फ्रेंड फॉर द पर्सन, अदरवाइज वो आपको इग्नोर करना शुरू करेगा। तो हर जगह हम लोग जब जॉब में भी होंगे तो कोलीग्स होंगे, सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, तो हर जगह आपको गाइड करना है। और गाइड करने का थ्योरी यही है कि दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माई जर्नी, दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन इफ दिस वुड हैव हैपेंड विथ मी। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई सर। कैन से। अनलेस आई नो, जैसे मैं अपना बच्चा को खाली बोल सकता हूँ, अभी कोई वो छोटा है ना समझ है, तो उसको बोल सकता हूँ ये कर। बट अगर वो समझदार हो गया तो मैं नहीं बोल सकता। तो मैं उसको ये बोलूंगा दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन इन योर प्लेस। अब वो करेगा कि नहीं करेगा वो उसका चॉइस यस सर। है, राइट। उससे कनेक्ट ज्यादा होता है। खैर, एनीवे, एनी ऑफ यू हैव क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू आस्क फ्रॉम अभिषेक, प्लीज रेज योर हैंड। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेघश्री। So my question is to Abhishek. Actually, he was showing the sheet, but the screen was not visible at that time. So कुछ एक बार दिखा दीजिए ना बुक वापस अभिषेक। जी सर। जी सर। इज इट विजिबल नाउ? हम्म। yes, yes, इसका एक काम करो, आप है ना 5-7 पेज का या कोई एक चैप्टर का, जी सर। एक चैप्टर का पीडीएफ बना के भेज देना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो क्या हम इनके ग्रुप में डेफिनेटली शेयर सर। कर देंगे तो ये और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि बोल क्या रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। डन, हो गया। so and one more question to you. You said that 80% is a new 100%, but as per Abhishek is saying, you should not leave even a single topic. So then, यस, how to do वेरी that? गुड क्वेश्चन। तो माय आइडिया इज 80% इज न्यू 100% फॉर दोज हुज हु आर गेटिंग पैनिक्ड कि मेरा तो बहुत चीज छूट रहा है, अब मैं कैसे करूं। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा करके सब चलाएंगे, जो रेस्ट 20% है वो हम अगला रिवीजन में कवर कर लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि वो आपको कंप्लीटली छोड़ देना है, हम बोल रहे हैं अगला रिवीजन में कर लेंगे। ये उनके लिए जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कर लिए तो बहुत अच्छा है, 100% कर पा रहे हो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 80 ही करना है, ये उनके लिए है जो नहीं कर पा रहे हैं और उस पैनिक में एक ही चैप्टर करके घबरा जा रहे हैं कि अब मैं टेस्ट कैसे दूंगा। तो आपको क्या बोलना है अपने आप को, ठीक है जितना होता उतना तो करे एक चैप्टर का, फिर दूसरा चैप्टर का जितना होता उतना करें, फिर तीसरा चैप्टर का जितना होता उतना करें। तो जो नहीं किया वो नोट किया हुआ होना चाहिए, जिसको आप इस बार नहीं कर पाए बट अगला रिवीजन में कवर कर लें। Okay, sir. Thank you, sir. या ओके, तन्वी। मेरे को अभिषेक से एक क्वेश्चन पूछना है। एक जो बोले वो कि जब क्लासेस खत्म किए तब एग्जैक्टली कितने टाइम पहले रिवीजन चालू की थी, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, क्योंकि पहले अपन जब क्लासेस देखते हैं तब बस देखते ही जाते हैं, फिर रिवीजन नहीं होता सच। तो फिर एग्जैक्टली कब वो प्रॉपर रिवीजन चालू की थी? देखो आप जैसे क्लासेस कर रहे हो ना, जैसे मैंने जो किया था कि मैंने क्लासेस, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास नंबर 1 मैंने देखा, तो क्लास नंबर 1 देखने के बाद उसमें जो जो सम्स था ना, मैंने जस्ट एक बार, मतलब एक बार गो थ्रू कर लिया था। तो उससे क्या होता है ना, वो इंस्टेंट रिवाइज होने लगता है एक राउंड, तो उससे हेल्प होगा। एंड लेटर ऑन मैंने फिर वो टेक्निक यूज किया था ताकि वो रिटेंशन ज्यादा टाइम तक रहे। तो उस केस में मतलब वो टाइम रहने से वो करना पड़ता है, अगर शॉर्टर टाइम रहता है तो उसमें थोड़ा सा इश्यू आएगा। तो उस केस में व्हाट यू हैव टू, व्हाट आई डिड इन इंटरमीडिएट, आई डिड दैट कि मैंने वो ज्यादा टाइम नहीं देके इंस्टेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया था, ताकि वो ज्यादा राउंड कवर अप हो सके रिवीजन का।
समझ आया? वेलकम। ओके तनवीर, नेक्स्ट आशीष। हम जब अटेंड करते हैं क्वेश्चन, वो लगता है इजी है, करते हैं, फिर बाद में अटक जाते हैं, तो उसी वक्त वो टाइम निकल जाता है, तो तभी क्या करना चाहिए? एग्जाम में क्वेश्चन करते करते इजी था, लग रहा था, करते करते अटक अब गए। हो रहा था, लेकिन अटक जाते हैं, कहीं पे अटक जाते हैं, वो गलत हो जाता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? बताइए स्किप कर क्या दें करना या चाहिए। फिर उसको? अभिषेक, ऐसा होता था एग्जाम में तो क्या करते थे? सर ये मेरे साथ हुआ है, तो उस केस में मैंने जो किया था कि कुछ स्पेस मैं छोड़ देता था। जैसे कि अगर आधा सम मेरे से सॉल्व हो रहा है तो आधा करके मैं उसके लिए और आधा या डेढ़ एक पेज जितना मैं छोड़ देता था, ताकि अगर बाद में याद आए तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं वहां से। काटा कुटी करना वो मतलब वो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है टाइम, तो इसीलिए मैं उसी के नीचे स्पेस छोड़ देता था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वेरी क्लियर हुआ? जी सर। इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। हर एक क्वेश्चन पे ना एक टाइम लिमिट बना के रखना पड़ता है, तो टाइम लिमिट के हिसाब से उतना ही टाइम देना है, और अगर उतना देर में नहीं हुआ तो जगह छोड़ के एक बार आगे बढ़ जाना है। राइट? और वो एक रियलाइजेशन भी है कि आपका जरूर उस चैप्टर का प्रैक्टिस नहीं हुआ है। ठीक है? ठीक है सर। स्नेहा। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा क्वेश्चन अभिषेक भैया से है। भैया मेरी जो प्रिपरेशन है ना, मैं प्रैक्टिकल तो कर लेती हूँ, पर मुझे डर लगता है थ्योरी से और एमसीक्यू से। तो जैसे अभी मेरा 2 मॉक टेस्ट हो गया, तो प्रैक्टिकल्स मेरे बढ़िया गए हैं, बट थ्योरी में क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि आप थ्योरी पढ़ते थे और आप उसके पास में समरी बनाते थे। मैं भी उसको बनाती हूँ और मैं उसको पढ़ लेती हूँ, अपने लैंग्वेज में लिख भी लेती हूँ। पर होता ऐसा है, जब हम उसका आंसर लिखने बैठते हैं, और हमारा तो इंस्टीट्यूट फिलहाल जो इंटरमीडिएट लेवल पे डायरेक्ट आंसर देता है, हम उसको बैठ के लिखते हैं 7 मार्क्स के लिए। अब मेरा वो मेरे लैंग्वेज वाला तो याद रहता है, पर हम बुक वाला लैंग्वेज भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बुक का लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो नंबर कम मिलेगा। फिर हम उसको बार बार सोचने बैठ जाते हैं कि बुक में क्या लिखा था, क्या लिखा था। फिर उसको सोचने से टाइम भी निकलता है और याद उस टाइम पे आता भी नहीं है। जबकि मैं जब याद करती हूँ तो मैं उसको लिख लिख कर देखती हूँ कि मुझे टेस्ट के टाइम पे वो एटलीस्ट 80% 70% याद रहे। तो जैसे अभी हमारा एक टेस्ट का हम लोगों को मिल गया एनालिसिस, तो उसमें मेरे थ्योरीज में कम मार्क्स आए हैं और प्रैक्टिकल में मुझे सब में सही मिला है। तो आप मुझे इस पे थोड़ा हेल्प कर पाते हैं कि मैं थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करूँ, ये हमेशा चैलेंज करती है। तो थ्योरी में जो मैंने किया था कि जो एकदम टू द पॉइंट जो डेफिनेशंस होते थे, तो उसको तो याद करना पड़ता था, देयर इज नो अदर ऑप्शन इन दैट। बट जो चीज़ था कि मतलब चल सकता है अपने वर्ड्स लिखने से, तो उसमें मैं क्या करता था कि अपने वर्ड्स में, जैसे मैंने पहले भी बता चुका था, कि मैंने उसको लिख देता था और बार बार रीड करना। थ्योरी को एकमात्र उपाय है कि मैं बार बार रीडिंग देता था उसको, याद नहीं करता था। याद करने से वो क्या होता है कि भूलने एक टाइम के बाद वो माइंड से आउट होने लगता था, तो मैं उसको बार बार रीडिंग देता था। तो रीडिंग देने से क्या होता था कि वो मतलब छप जाता था माइंड में, तो वो इजी पड़ता था मेरे को वहाँ पे। हाँ भैया, तो आप जब जैसे आपने थ्योरी के लिए बताया कि आप बार बार रीड करते थे, तो कभी आप ऐसा करते थे कि जैसे एक मैराथन हो गया या कोई रिवीजन वीडियोस होते थे थ्योरीज को, आप उनको रेफर करके थ्योरीज पढ़ते थे? हाँ, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैं जो चीज़ मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा, कि कुछ पोर्शन ऐसा था कि जो नहीं फिट होता था, तो उस केस में जो भी कुछ मिल जाए, कुछ भी, तो वो मैं देखता था कि अगर हो सकता है। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि सतीश सर की जो लेक्चर्स, स्पेसिफ़िक जो थियोरेटिकल सर के बहुत सारे लेक्चर्स सर डालते थे, तो वो देखने से बहुत मतलब वो जो एक डिफ़िकल्टी चीज़ था वो कम हो जाता था। बिकॉज़ सर उसको एकदम समझा देते थे, तो समझने के बाद जब मैं लिखता था ना, तो वो और ईज़ी पड़ जाता था। तो इट विल डेफिनिटली हेल्प यू। थैंक यू भैया। और एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे अभी हम लोगों के 15 क्वेश्चंस दे रहे हैं सर, और मुझे 7.5 मिला। तो जैसे सर बोलते हैं कि जब हम लोग का टेस्ट खत्म हो जाता है, आप बैठ के पोस्टमार्टम करो। तो मैं उस रात ही बहुत परेशान थी कि मेरा एमसीक्यू मुझे समझ में नहीं आ रहा और बहुत गलत भी हो रहा है। तो मैंने एक-एक एमसीक्यू अपने लैपटॉप में सर्च किया इंस्टीट्यूट मटेरियल पे, और देखा कि कौन सा एमसीक्यू
कौन कौन से यूनिट से आ रहा है, कौन से चैप्टर से आ रहा है। फिर मैंने वहाँ उसको एनालाइज कर लिया और लिख लिया। तो जैसे ये एक इनडायरेक्ट वे हो गया कि मैं क्वेश्चन पढ़ के जा रही हूँ, थ्योरीज पढ़ रही हूँ और फिर वहाँ से अपना आंसर निकाल रही हूँ। बट जब मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ तब एमसीक्यू कैसे रेडी करूँ, क्योंकि अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस तो नहीं कर रही हूँ बट थ्योरी तो पढ़ रही हूँ ना, तब तो एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए। एमसीक्यू आपको उसी जब मैं पूरा कंप्लीट स्टडी करता था ना, तो उसी में बहुत सारी क्वेश्चंस कवर अप हो जाती थी। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस रहता है जो थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसके लिए कुछ भी मतलब कोई ऑप्शन है नहीं। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, तो वो आ सकते हैं, बट उसके लिए पैनिक होने मतलब मैं पैनिक नहीं होता था उस चीज़ के लिए। 100% कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बट अगर कंप्लीट स्टडी रहता है, चाहे वो थियोरी हो या प्रैक्टिकल हो, अगर बढ़िया से कंप्लीट रहता है तो इट इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प। ओके, तो भैया आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं एमसीक्यू के थ्रू थ्योरी मतलब पढूं, जिससे मुझे एमसीक्यू के लिए आइडिया ज़्यादा मिले, या मैं थ्योरीज को जैसे आप मान लीजिए हम लोग का ईबीक्यू है, उसको मैं 2 बार 3 बार रीड आउट करूं, जिससे मुझे ईबीक्यू टॉपिक क्या बताता है वो पता चलेगा। मैं तो अगर मैं जैसे सर बोले कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो इस केस में आई वुड गो कि मैं पूरा कंप्लीट स्टडी करूं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे अगर करूंगा ना, तो कुछ कुछ चीज ऐसा हो सकता है कि अगर एकदम डेप्थ में क्वेश्चन दे दिया ना इंटीरियर से, तो मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा। तो वही अगर मैं कंप्लीट वो पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल 5 लाइन का कोई पैराग्राफ हुआ, अगर मैं उसको पढ़ लिया ना, तो कहीं से भी अगर लाइन नंबर 5 से भी दे दिया तो मैं उसको आंसर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर। वेलकम। यस दीपिका। सर जैसे मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मेरे प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं रहे सर, मतलब बहुत खराब प्रेजेंटेशन रहा। पिछले बार जब मेरा अटेम्प्ट लग गया था तब भी प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं रहा था। मैं लॉ में अच्छे से लिख ही नहीं पा रही हूँ। मुझे क्वेश्चन का आंसर आता है बट मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही सर। एग्जाम के आधे आंसर में ही लग रहा है कि मैं कर नहीं सकती वैसा, और लग रहा है छोड़कर उठ जाऊं एग्जाम को। सर इसको कैसे प्रेजेंट करूं पेपर को? क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन कैसे अच्छे से करूं? आप आंसर करना चाहोगे अभिषेक? ये सर तो जो मैं जैसे लॉ के पेपर में जब मैं आंसर करता था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ्स मैं क्या करता था, उसको पॉइंट्स में लिखता था। पॉइंट्स में लिखने से, और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते थे तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता था पेंसिल से। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्केल से मार्जिन बनाना, बहुत मतलब एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग में, बिकॉज उस समय थोड़ा खराब होने लगता है हैंड राइटिंग, कवर करना रहता है पेपर। तो मैं वो चीज यूज करता था कि टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अननेसेसरी, जो सर भी बोले कि अननेसेसरी बहुत बढ़ाना नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। और जो कीवर्ड्स होते थे इंपॉर्टेंट, मैं हर चीज को अंडरलाइन नहीं करता था, कुछ कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करता था। तो वो क्या होता है, हाईलाइट होता है एग्जामिनर के नजरों में कि अच्छा ये चीज भी मेंशन्ड है इस पे, तो वो हेल्प होता है। सर सर जब सजेस्टेड आंसर से भी मैच करते हैं तो मैच नहीं होता। मुझको आता रहता है बट आंसर कि हाँ ये होना चाहिए एट द एंड कंक्लूजन, बट सजेस्टेड आंसर से वो मैच नहीं कर रहा है। तो सजेस्टेड आंसर से कभी कभी मेरा भी आंसर्स मैच नहीं होते थे, बट मार्क्स मिलता था। जितना मुझे पता चला मेरे पेपर से मार्क्स मिलता था। तो कभी कभी कुछ कुछ चीज डिफिकल्ट हो जाती है, बट यू नीड टू कॉप अप विद दोस थिंग्स। सो इफ यू कैन ऐड एनीथिंग टू दिस प्लीज। यस, आई विल ऐड वन मोर लाइन हियर कि नॉर्मली क्या करना चाहिए हम लोग को, कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है तो वो क्यों हो रहा है, वो अभी लेवल 1 में आप इसलिए, ठीक है। तो लेवल 2 ऑफ प्रिपरेशन जब आएगा तो ये चीज कवर अप होगा। तो फिलहाल के लिए क्या करना है आपको, जब ये अपनी कमी समझ में आ गई तो आपको ये देखना है कि जो हमारा रिकमेंडेड आंसर्स आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहा है, वो क्या लेवल का आ रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा। वो पोस्टमार्टम जब करोगे तो पता चलेगा कि आप उसके बारे में सोच ही नहीं पाए। तो वो रिकमेंडेड आंसर का फिर फर्दर, जैसे वो स्टूडेंट ने बताया ना कि उसने एमसीक्यू को लेके रात को 1 बजे तक बैठा और एक एक को देखा,
तो वैसे देखना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेड आंसर है वो कहाँ से लाया है, उसका पॉइंट्स कहाँ से आ रहा है। तो आपको देखना है कि आपने वो पॉइंट्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो आपने जो पढ़ा था वो कहाँ से पढ़ लिया था। तो जो आपने एक क्वेश्चन था उसका आंसर लिखा, बट प्रेजेंटेशन कुछ और ही आया, जिसके कारण आपको लग रहा है कि सजेस्टेड आंसर से भी मैच ही नहीं हो रहा है। तो अब पॉइंट ये कि आपने उस क्वेश्चन का ये आंसर सोचा, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो वर्ड्स आए आप वो लिख दिए। अब इंस्टीट्यूट जो पॉइंट्स बता रहा है या सजेस्टेड आंसर जो पॉइंट्स बता रहा है, तो गूगल करके पीडीएफ में जाके देखो कि वो पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं। मतलब इंस्टीट्यूट का मैट का पीडीएफ लो और उसमें उसको टाइप करके देखो कि वो पॉइंट्स है कहाँ पर। तो पता चलेगा आपको कि वो पॉइंट्स इंस्टीट्यूट मैट में यहाँ पर ऐसे था। तो आपने फिर इंस्टीट्यूट मैट का वो पोर्शन को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या क्लास में वो पढ़ाया गया था तो किस तरह से पढ़ाया गया था। तो वहां से कोरिलेट करके देखो कि फिर नेक्स्ट एग्जाम में आप उस चीज को और बेटर कैसे करें। दूसरा, ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर इंस्टीट्यूट मैट में स्ट्रेट दिया हुआ ही नहीं, तब तो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और उससे नियरेस्ट आपका मैच हो रहा है कि नहीं। और थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा ही, उसमें कोई उपाय नहीं, उसका कोई उपाय नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। बट आपको धीरे धीरे देखना है कि आप थोड़ा और बेटर कैसे करें, है ना। एक बार में बेस्ट नहीं जा सकेंगे, बट आपको देखना है कि अच्छा, पोस्टमार्टम करके इस क्वेश्चन का ये आंसर मैंने लिखा, बट ये आंसर बोल रहा है, तो वो आंसर आया कहाँ से? वो आंसर आया यहाँ से, इंस्टीट्यूट मैट से। हम लोग क्लास में जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो वो चार्ट वार्ट फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं, हम लोग प्रॉपर टेक्स्ट में पढ़ते ही नहीं। अब जब उसको आंसर में लिखने जाते हैं तो वो चार्ट फॉर्मेट तो ध्यान में है, आंसर फॉर्मेट में याद ही नहीं आ रहे, वर्ड्स ही नहीं बन रहे, Yes, तो ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो ये हमारा थ्योरी पढ़ने का जो मेथड है उसमें एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि हम क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े, हम तो सिर्फ खाली प्रोविजन पढ़ के आ गए, हम तो खाली नोट्स पढ़ के आ गए। अब जब आंसर बनाने जा रहे तो आंसर बन नहीं रहा। तो आपको वो चीज को कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन और आंसर पढ़ना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन और आंसर अभी तक हम पढ़े ही नहीं, तो उतना टाइम ही नहीं था मेरे पास, मेरे को पता भी नहीं था ये पढ़ना है, इसलिए टेस्ट दिया तो पता तो चला कि एक और कमी रह गई है कि क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना है। तो क्वेश्चन आंसर कहाँ से पढ़ेंगे? सजेस्टेड आंसर से पढ़ेंगे। सजेस्टेड आंसर कहाँ है? वो सब पास पेपर्स का जब पढ़ाई करेंगे तब करेंगे। तो क्या हम पास पेपर्स को अभी पढ़े? हम बोलेंगे नहीं, अभी पार्ट टेस्ट में आप अभी जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो उसी के हिसाब से अपने आप को टेस्ट करो, अपनी कमियां खोजते चलो, रिव्यू करते चलो, थोड़ा बहुत जो इम्प्रूव कर पा रहे हो पढ़ पढ़ के वो इम्प्रूव करो। जब सेकेंड टेस्ट की तैयारी आएगी, फुल टेस्ट की, उस समय हम आपको बोलेंगे कि आप अपने पास पेपर्स का सारा आंसर्स को भी पढ़ो, तो आपको अपना कंसेप्ट एक बॉक्स में आता हुआ दिखेगा। सर, तो आपने बोला था स्क्रिबल रिवीजन करने को, तो सर जब मैं स्क्रिबल रिवीजन करती हूँ तो उस क्वेश्चन को वापस से दोबारा रिवाइज के टाइम लिखती हूँ या सेल्फ प्रैक्टिस पे ही, तो बहुत अच्छे से लिख पाती हूँ। बट जब टेस्ट देने बैठती हूँ तो नहीं हो पाता, अगर कुछ न्यू क्वेश्चन मिल जाता है। अगेन, नहीं हो पाता तो उसका आंसर आप ही को खोजना पड़ेगा ना। ऐसा एग्जाम में होगा तो क्या करेंगे? तो उसको हम लोग का रूल बोलता है Point wise. टीटी के तोड़ तोड़ के ट्राई करेंगे। तो जब कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नया आ जाता है तो हम लोग उसको ब्रेक कर करके छोटा छोटा नोट्स बना के सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, समथिंग लाइक दैट। समझ गए? तो Okay. उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए जब कभी भी अपना भी रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते करते अचानक से कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको लगता है कि एकदम नया लग रहा है, तो हम लोग, एक हैबिट होता है हमारा कि वो नया क्वेश्चन देख के क्या तो हम छोड़ देते हैं, या तो उसका ट्राई नहीं करते, उसका सीधा सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको उस नया क्वेश्चन को देख के एक्साइटेड होना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं अपने आप करूँ, चलो मैं इसको अपने आप करता हूँ, लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट वंस बिकॉज इट्स अ न्यू क्वेश्चन, what if it comes in exam, how will I approach, so let me try as if this new question is my new exam। तो जब एग्जाम नहीं है और न्यू क्वेश्चन आ रहा है आपके रिवीजन में,
तो उस न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। और न्यू क्वेश्चन मतलब कुछ भी याद नहीं, पता नहीं इसमें क्या है, समझे? जैसे आप Yes, sir. परसों एग्जाम है अगर, तो आप कोई क्वेश्चन को हम्म. तो पढ़ रहे हो ना, तो नया तो दिखता ही है, पता तो चल गया ये कौन सा क्वेश्चन है। अब Yes, उसको sir. लेकर आपका अप्रोच क्या है? आप बोलते चलो क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं, फिर आंसर भी पढ़ लेंगे, वैसे नहीं। Yes, sir. तो उस नया क्वेश्चन को अपने इस पार्ट टेस्ट के पहले भी जब आप लोकेट कर लेते हो, तो उसको स्क्रिबल करना है और ट्राई करना है। देखना है कि हम 20% कर पा रहे हैं कि 40% कर पा रहे हैं कि 60% कर पा रहे हैं कि 80% कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वो 100% पे जाएगा। हो सकता है वो 100 पे नहीं गया, 80 पे ही गया, तो 80 पे गया तो 80% मार्क्स मिलेगा। जितना दूर सही करोगे Yes, उतना स्टेप मार्क्स मिलेगा। बस उसको ब्रेक कर करके नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5, नोट 6 करके सॉल्व करते चलो। okay, sir. सर एक और क्वेश्चन, आपने बोला था कि अटेंशन स्पैन बढ़ाने को, सर जैसे हर 10 से 15 मिनट के बाद मेरे माइंड में बस 2 सेकंड का कुछ थॉट आ जाता है और फिर कंटिन्यू पढ़ने के बाद फिर 15 मिनट बाद 2 सेकंड का थॉट आ जाता है। सर इसको कैसे रिमूव करें? ये प्रैक्टिस का बात है ना? ये नॉर्मल हो गया, हम लोगों का माइंडसेट वैसा ही बन चुका है। तो ये इसीलिए अटेंशन स्पैन इम्प्रूव करने के लिए अपने आपको ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना? अगर हम अगर बोले कि मेरे को कल ही 25 किलोमीटर का मैराथन में भागना है और मैं आज तक भागा ही नहीं कभी, तो मैं कल 25 किलोमीटर मैराथन में नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। तो इसलिए मेरे को कम से कम अभी आधा किलोमीटर तो स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जब आधा किलोमीटर लगातार सक्सेस हो पा रहे हैं तो फिर 1 किलोमीटर चालू करेंगे। फिर 1 किलोमीटर सक्सेस हो रहा है तो 2 किलोमीटर चालू करेंगे। ऐसे करके विद इन अ ईयर मैं 25 किलोमीटर तक पहुंच सकता हूँ। आपके केस में आप देखो डेली अटेंशन स्पैन कितना है, 15 मिनट है। तो 15 मिनट है तो क्या हो रहा है उसके बाद, कुछ क्या सोच आ रहा है, तो उसके बाद आप कर क्या रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल उठा के दूसरा रूम में रख के आओ। फिर क्या कर रहे हो, फिर कुछ और सोच आ जा रहा है, तो उस सोच को रोकने के लिए एक माइंड बुक, आपको बोला था माइंड बुक बगल में रखो, एक नोटपैड, उसमें लिख दो और फिर अपना पढ़ाई पे आओ। उस पर एक्शन मत लो, उस पर एक्शन लेने जाओगे तो फिर वो और आएगा और आएगा और आएगा। एक्शन नहीं लेना उस सोच पे, उस सोच को लिख के छोड़ दो, माइंड खाली हो जाएगा, फिर दूसरा काम पे लग जाओ। राइट? तो थॉट आना पॉसिबल है। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप लोग दोनों एक दूसरे से बात करो तो मेरे दिमाग में भी कोई थॉट आ गया, आ ही सकता है, अचानक आ गया, लिंक्डइन में फॉलोअर बढ़ा गया, अरे तो अब मैं क्या करूँ? अभी आपके सामने बैठे बैठे लिंक्डइन खोल लूँ? तो मैं अपने माइंड को बोलता हूँ अभी क्यों देखना, अभी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये ह्यूमन नेचर है ना? तो ये क्यों होता है? ये बिकॉज हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है उतना फोकस करने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारा चीज धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। पहले देखना पड़ता है कि क्या चीज से माइंड अट्रैक्ट हो रहा है और उसको बताना पड़ता है कि वन इम्पॉर्टेंट है। तो यस आप 5 से 10 करो, 10 से 20 करो, 20 से 40 करो, 40 से 60 करो। धीरे धीरे अभी 1.5 घंटा तक लेकर आने का कोशिश करो, फिर 3 घंटा पे लेके जाने का कोशिश करना। ओके सर, थैंक यू सर। गाइस अभी का सेशन एक बार क्लोज करते हैं सो दैट यू ऑल कैन रिलैक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। एंड आई विल really thank Abhishek for taking out time to share his experiences with all of you. I hope you all are extremely benefited. थैंक यू थैंक यू सो मच सर गाइड करने के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।